Hi friends, my name is Ritu Daya and you are watching my channel. Here we are going to discuss about some literary terms which are important for your exam of BA second semester. Let's have a look on to them. First literary term is analogy. What is analogy? A comparison to show similarities between two different things. एनालॉजी क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो अलग अलग जो चीज़ होती हैं उनको कंपेयर किया जाता है, उनको एक जैसा दिखाने के लिए। दो अलग अलग दिखने वाली चीज़ों को हम एक जैसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एज ए स्वॉर्ड इज़ द वेपन ऑफ अ वॉरियर, ए पेन इज़ द वेपन ऑफ राइटर। क्या मतलब है? जस्ट एज ए स्वॉर्ड इज़ द वेपन ऑफ द वॉरियर। जिस तरह से एक वॉरियर, एक योद्धा के लिए वेपन का काम करती है एक स्वॉर्ड, एक तलवार, उसी तरीके से एक राइटर के लिए एक पेन जो है वो वेपन का काम करता है। जैसे हम लिख करके, जो हम चीज़ें बोल करके लोगों को नहीं बता सकते, उन चीज़ों को लिख करके पेन से हम दिखा सकते हैं। पेन में इतनी पावर होती है एक स्वॉर्ड जितनी। सेकेंड वन इज़ एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन को आप इल्यूजन मत समझ लेना। एल्यूजन और इल्यूजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एल्यूजन में क्या होता है? एक ऐसी चीज़ का रेफरेंस देना जो हमारी बात से रेलिवेंट ही नहीं होता। वट इज़ एल्यूजन? ए रेफरेंस टू ए वेल नोन पर्सन। रेफरेंस लिया जाता है एक अच्छी तरीके से जाना जाने वाले आदमी का, प्लेस का, इवेंट का, या फिर उनके लिटरेरी वर्क्स का। और वर्क्स ऑफ आर्ट ऑफन यूज टू एनरिच मीनिंग। समझ में आ गया? एक ऐसे बंदे का रेफरेंस, एक ऐसी जगह का रेफरेंस, एक ऐसे लिटरेरी वर्क का और आर्ट का रेफरेंस लिया जाता है जिसके मीनिंग से हमारे वर्क में एक अच्छी खासी क्या आ जाती है, एनरिच हो जाता है हमारा वर्क। ये वो एल्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का एक नोवेल है जिसका नाम है 1984। उसमें उन्होंने एक रेफरेंस दिया है, जैसे बिग ब्रदर्स वॉचिंग यू। बिग ब्रदर्स वॉचिंग यू, इसका क्या मतलब है? इसमें इस लाइन का इस नोवेल में कोई भी मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी जॉर्ज ऑरवेल ने ये एग्जाम्पल दिया है कि बिग ब्रदर्स वॉचिंग यू। बिग ब्रदर का यहाँ पे क्या मतलब है? बिग ब्रदर का ये मतलब नहीं है कि हमारा बड़ा भाई हमें देख रहा है, नहीं। बिग ब्रदर का मतलब यहाँ पे है गवर्नमेंट, कि आप जैसे भी आप काम कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट की आपके ऊपर पूरी निगाह होती है। कोई भी गलत काम करोगे तो उसी टाइम आप पकड़ लिए जाओगे। बिग ब्रदर का मतलब किससे हो गया? गवर्नमेंट से हो गया। गवर्नमेंट आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए है। नंबर 3 जाता है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होता है? एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता। कुछ भी साफ साफ नहीं होता। साफ साफ बात हम करेंगे तभी अच्छा होता है। साफ साफ बातें करेंगे तभी लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या कहना लोगों को चाहते हैं। लेकिन क्या देखते हैं हम कि जब हम कोई भी पोइट जो होता है, पोइट्री लिखते हैं, पोइट्री में कुछ साफ साफ नहीं बताते। हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि यहाँ इस पोएम में पोइट क्या कहना चाहता है। उसके अलग अलग रेफरेंस होते हैं। हम अपने अपने तरीके से अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन उस पोएम की बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूटी बोलते हैं। ए वर्ड फ्रेज, एक मिनट मैं पेन का यूज कर लेती हूँ। ए वर्ड, phrase or statement which contains more than one meaning, leading to uncertainty or multiple interpretation। कोई भी वर्ड होता है, पोई में कोई भी फ्रेज होती है, कोई भी स्टेटमेंट होती है, उसमें कंटेंट्स होते हैं क्या, अलग अलग मीनिंग उनके होते हैं। वो अनसर्टेनिटी दिखाती है, हमें नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली जो पोर्ट है वो क्या कहना चाहते हैं। हम अपने अपने तरीके से मल्टीपल इंटरप्रिटेशन उसके अपने अपने तरीके से निकाल लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? आई सा हर डक।
कुड मीन सी डक डाउन और सी ऑन से डक। किसी पोइट ने ये लाइन लिख दी कि आई सा हर डक। इसका मतलब हमें तो नहीं पता एग्जैक्ट कि पोइट क्या कहना चाहता है, लेकिन हम अपने तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। आई सा हर डक। कुड मीन सी डक डाउन, इसका मतलब क्या है, या तो वो खुद डक वो डाउन हो गई है, या फिर वो खुद ओन्स है डक्स का, है ना, या तो उसकी खुद की कोई डक है वो डाउन होगी हो, या फिर उसने किसी की डक देखी हो। हम इस लाइन के अपने अपने तरीके से अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं। नंबर 4 आता है कैरिकेचर। व्हाट इज़ कैरिकेचर? कैरिकेचर का मतलब तुम्हें पता होगा, जैसे हम रोज़ न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर में जब तुम एक पेज उसमें ऐसा होता है जहाँ पे कार्टून बनाए जाते हैं, देखे होंगे ना, छोटी छोटी टांगों वाले, छोटे छोटे पेट वाले, और उनको बड़ा बड़ा हेड सा बना के कार्टून वे में लोगों को दिखाया, जैसे मोदी को दिखा दिया कार्टून के वे में, हैं, राहुल गांधी को दिखा दिया, या किसी भी ऐसे बड़े बड़े पर्सन को जब कार्टून के वे में दिखा के उन के ऊपर मौकरी की जाती है। वो कुछ ऐसे गलत सलत बोल देते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसकी वजह से जो ऑडियंस है, हम जैसे लोग हैं, वो भड़क जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उसको कार्टून के तरीके से दिखा देते हैं कि भाई तुमने क्या कहा था, तुम क्या कर रहे हो। वो अपने बात पे सच्चे नहीं होते, तो उनको कार्टूनिस्ट वे में जब दिखाते हैं उनको कैरिकेचर बोला जाता है। जैसे ए डिस्क्रिप्शन और पोर्ट्रेयल दैट एक्सैगरेट्स सर्टेन ट्रेट्स फॉर कॉमिक और ग्रेटेस्क इफेक्ट। किसी भी आदमी का जब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर उसके ऐसे सर्टेन कॉमिक वे में या ग्रेटेस्क एक भूतिया वे में उसका इफेक्ट दिखाया जाता है। उसको किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी टीवी चैनल पे एक कार्टूनिस्ट वे में जब हम दिखाते हैं, उसको कैरिकेचर बोला जाता है। सेकंड पेज, वेट, पेन ऑफ हो जाओ, पेन ऑफ हो। क्या हो गया गाइस इसको? वेट वेट वेट, एक मिनट गाइस, काम करना ही बंद कर दिया इसने तो। सॉरी कट। नो, हमारे थर्ड पेज कहाँ गए? सॉरी गाइस, चलो हम सेकंड पेज पे चलते हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, अब मेरे को पता चल गया। कैरिकेचर का एग्जाम्पल देखो। ए political cartoon showing a political with a huge head और exaggerates arrogance। जब हम अपने एरोगेंस को एक्सैगरेट करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को कार्टूनिस्ट वे में जब हम पॉलिटिकल थिंकिंग के साथ हम जब दिखाते हैं, उनके बड़े बड़े हेड बना दिए, छोटे छोटे हाथ बना दिए, उनकी छोटी छोटी टांगें बना दी, है ना, बड़े बड़े लिप्स बना दिए, ऐसे उनको मोकरी के वे में जब हम किसी भी न्यूज़पेपर में उनको डालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कैरिकेचर बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? कैरिकेचर बोलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट। व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट? कन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब कोई लड़ाई होती है। लड़ाई का मतलब, लड़ाई हमारी हमसे ही हो सकती है, हमारी खुद की अपने आप से भी हो सकती है। कई बार होता है ना, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि आज हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसे हमारी +2 कंप्लीट होगी, +2 के बाद हमारे मन में एक कन्फ्लिक्ट होता है कि मैं BA करूं या फिर मैं कोचिंग लूं, है, या फिर BA में कौन सी BA ऑनर्स करूं या BA की ये अलग अलग सब्जेक्ट्स लेके मतलब कैसे पढूं। ये कन्फ्लिक्ट खुद से भी हो सकता है। कन्फ्लिक्ट हमारी फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, हमारे अपने घर में भी हो सकता है, हमारा अपने पड़ोसियों के साथ भी हो सकता है। कन्फ्लिक्ट किसी के पास, लड़ाई द्वंद्व की जो भावना है, ये जो फीलिंग्स है, ये किसी के साथ भी हो सकती हैं। स्ट्रगल,
a struggle between opposing forces which drives the plot in a story. It can be internal or external. It can be internal और external. ये internal भी हो सकता है और ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल मतलब हमारे मन में ही कई बार होता है ना, हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने बता नहीं सकते, दूसरों को बता नहीं सकते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तब क्या होता है कि हमें नींद भी अच्छे से नहीं आ सकती, हम पूरा दिन रात यही सोचते रहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हम खुद से ही लड़ाई करते हैं। और एक्सटर्नल वाली लड़ाई ठीक रहती है, फिर हमारे पड़ोसियों से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे घर वालों के साथ जब हम कोई लड़ाई झगड़ा उनसे कर लेते हैं, वो ठीक रहता है, भाई ठीक है लड़ाई होगी, फिर इससे क्या होता है हमारी जो इमोशन होते हैं, हमारी जो ये लड़ाई होती है ये क्या हो जाती है, वहीं पे जब हम बोल पड़ते हैं लड़ाई कर लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये होता है कन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि इन रोमियो एंड जूलियट द कन्फ्लिक्ट इज़ बिटवीन मोंटेग एंड कैपुलेट फैमिलीज़। एक शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। उसके अंदर भी शेक्सपियर ने लड़ाई दिखाई है दो फैमिलीज़ के बीच में। एक फैमिली का नाम था मोंटेग, एक का नाम क्या था, कैपुलेट। उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। ये किसी भी तरह की लड़ाई हो सकती है। देन आता है ड्रामेटिक आयरनी। व्हाट इज़ ड्रामेटिक आयरनी? ड्रामेटिक आयरनी इज़ when the audience knows something that the characters do not, creating tension or humor. ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? जब ऑडियंस जानते हैं समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट, जब कैरेक्टर्स कोई भी प्ले हो रहा हो, जब भी कोई प्ले होता है तो उसमें कैरेक्टर्स को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जब हम देख रहे होते हैं हमें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे होता है ना कई बार किसी भी लड़की के साथ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होती है, उसको मारने की तैयारी चल रही होती है। घर में एक लड़की की सास पूरी तैयारी कर लेती है कि भाई आज तो बहू को मारेंगे, या तो रसोई में जा कर के गैस खुला छोड़ देंगी, है ना, या फिर गुंडों को बुला लेंगे, रास्ते में अपनी बहू को उठवा के उसको मरवा देंगी। तुम नाटक सीरियल वगैरह तो देखते होंगे, उसमें कैसी कैसी माइंड की लेडीज़ को डाला जाता है। उसकी सास या उसकी जेठानी, उसकी देवरानी लड़की से जल रही होती है, उसकी जलन की वजह से उसके मरवाने की जो तैयारी की जाती है वो हम देख रहे हैं कि भी पीछे से क्या चल रहा है। अब जो लड़की उसके अंदर जो डाल रखा है जिस कैरेक्टर को, उसको नहीं पता होता, वो तो आराम से अपने सुबह सुबह मंदिर में जाएगी, पूजा पाठ करके आएगी, क्या पता रास्ते में गुंडों को उसकी सास ने, उसकी ननद ने या फिर उसकी देवरानी जेठानी ने बुला दिया हो। तो वो जो सिचुएशन होती है उसको ड्रामेटिक आयरनी बोलती हैं। उस कैरेक्टर को नहीं पता हो रहा होता है कि उसके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। हम देख रहे होते हैं, हमें पता है क्या होएगा क्या होएगा क्या होएगा। अब मंदिर से निकल के वो लड़की आएगी, जैसे लड़की आएगी, आगे गुंडे खड़े हैं उसको पूरे उसको ट्रैप करने के लिए। हम मन ही मन में करेंगे हाय मत जा, आगे मत जा, पीछे चली जा, दूसरे रास्ते से चली जा। हमें पता है क्या होने वाला है, उस लड़की को तो नहीं पता हो रहा था, तो उसको रास्ते में किडनैप कर लेते हैं। उसी को ड्रामेटिक आयरनी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ हॉरर मूवी द ऑडियंस सीज द किलर हाइडिंग इन द क्लोजेट बट द कैरेक्टर्स वॉक इनटू द रूम अनअवेयर। कोई भी हॉरर मूवी होती है, कोई भूतिया मूवी जब होती है, उसमें ऑडियंस को दिख रहा होता है कि किलर जो है, कोई आदमी किसी को मारने के लिए आया हुआ है, वो क्लोजेट में छिपा हुआ है। बट द कैरेक्टर वॉक्स इनटू द रूम, लेकिन जो कैरेक्टर है उसको नहीं पता हो रहा तो होता कि भी उसके साथ क्या होएगा, तो वो अंदर रूम में चला जाता है अनअवेयरली, क्योंकि उसको तो नहीं पता वो अंदर जाके उसके साथ क्या होएगा, आगे हमें उस चीज़ का पता होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रामेटिक आयरनी बोलेंगे। नंबर 7 इज़ फोरशैडोइंग। फोरशैडोइंग क्या होता है, तुम्हें याद है तुम्हारे बीए फर्स्ट सेम में एक लेसन था जिसके अंदर वो आदमी जो है अपने काम के पर्पज़ से कहीं बाहर मेले में जा रहा होता है और उसकी वाइफ को रात में सपना आया था कि वो अपने हस्बैंड से मिल रही है काफ़ी सालों के बाद। इतने साल हो गए हैं कि उसके हस्बैंड की दाढ़ी जो है सफ़ेद हो गई है, बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, उसे चला भी नहीं जा रहा। तो जब वो नेक्स्ट डे वो सपने से उठती है, सुबह सुबह उठती है, तो उसका हस्बैंड उसके पास आकर के बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ मेले में, पीछे से तुम अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि तुम मत जाओ, मेरे को बहुत
गंदा सपना आया है, ये सपना अच्छा नहीं है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन वो आदमी उसकी नहीं सुनता। आदमी कहाँ सुनते हैं अपनी वाइफ की, वाइफ हमेशा अच्छे के लिए बोलती है, लेकिन इन आदमियों को तो क्या लगता है कि भाई ये तो ऐवी पीछे पड़ी रहती है, और वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से जब चला जाता है, रास्ते में कुछ एक चोर है, वो चोरी करके कहीं से आया था, किसी का मर्डर करके आया था, वो चोरी भी की थी उसने, मर्डर भी किया था, और उसकी बुग्गी में वो बैठ लेता है। वो आपस में उसके साथ ऐसे बात करता है वही जैसे कभी से इसको जानता हुआ, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और वन नाइट के लिए वो दोनों एक ही रूम में रुक जाते हैं, एक ही रूम में स्टे कर लेते हैं। जिस टाइम पे वो उसके रूम में स्टे किया हुआ था, उसने जिस चाकू से जिस बंदे को मार के आया था, वो उसके पिलो के नीचे रख करके रात में चला जाता है और उस बंदे को फंसवा देता है, उस आदमी को फंसवा देता है। नेक्स्ट डे पुलिस आती है और उसको पकड़ के ले जाती है, क्योंकि जिस चाकू से मर्डर हुआ था वो चाकू तो उसी के पास मिला था, इसलिए उसको पकड़ के ले जाती है। तो फोरशैडोइंग का मतलब क्या है, आगे आने वाला कोई भी इंसिडेंट हमें पहले ही जिसकी क्या हो जाती है, पता चल जाता है भी कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। मतलब हमें भी कई बार फील होता है ना, कोई भी गलत काम हो रहा होता तो हमारे दिल में ऐसे कुछ अजीब सी कुछ होता है कि भाई कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं, फोरशैडोइंग बोलते हैं। फोरशैडोइंग का क्या डेफिनेशन है, हिंट्स और क्लूज अबाउट व्हाट विल हैपन, हमें पहले ही हिंट मिल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इन द स्टोरी यूज टू बिल्ड एंटिसिपेशन। For example, in Of Mice and Men, the killing of Candy's dog foreshadows the fate of Lenny. लेनी के फेट को पहले ही फोरशैडो कर देता है जब उसके एक वर्क है माइस एंड मैन नाम से, उसके कैंडी के डॉग को जब मार दिया जाता है। तुम एग्जाम्पल यहाँ पर जो अब तुम्हारी फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे तुम अच्छे से डाल सकते हो, क्योंकि तुमने वो पढ़ा भी हुआ है। फोरशैडोइंग का क्या मतलब हो गया, आगे आने वाली जो घटनाओं का हमें पहले ही हिंट मिल जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, फोरशैडोइंग बोलेंगे। फिर आता है मोटिव। व्हाट इज मोटिव? मोटिव मोटिव क्या होता है भाई, कोई बार बार आने वाला विचार है ना, कोई भी कहानी है उसमें जब किसी एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाता है ना, ये कोई प्रतीक, कोई छवि हो सकती है। ये जो स्टोरी होती है उसका जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन उसका सब्जेक्ट होता है, उसको गहराई, उसको उभारने के लिए गहराई प्रदान करने में मदद करता है। जैसे व्हाट इज मोटिव, ए रिकरिंग एलिमेंट्स, एक मिनट, ए रिकरिंग एलिमेंट्स सच एज एन इमेज, इसमें कोई भी इमेज, कोई भी थीम या कोई भी आइडिया हमारे माइंड में बार बार स्ट्रक करेगा, है ना। इन ए लिटरेरी वर्क दैट हेल्प्स डेवलप द इन्फॉर्म द मेजर थीम, ये जो बार बार आने वाला जो विचार है, जो ये इमेज है, जो ये थीम है, जब बार बार हमारे माइंड में आता है, यही डेवलप करता है हमारी स्टोरी को, इसके मेजर थीम को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन मैकबेथ, जो शेक्सपियर ने जो एक प्ले लिखा है मैकबेथ, द मोटिव ऑफ ब्लड रिप्रेजेंट्स गिल्ट एंड मर्डर। इसमें क्या होता है, मोटिव में एक मैकबेथ है जो शेक्सपियर ने लिखा है, उसमें जो है क्या नाम है इसका, मैकबेथ है, किंग डंकन को मार देता है अपनी वाइफ के कहने पे, लेडी मैकबेथ के कहने पे किंग डंकन को मार देता है ताकि वो खुद राजा बन जाए। वो पहले ही उसको राजा तो उसको बनना ही था उसके बाद, लेकिन फिर भी वो जल्दी किंग बनने के चक्कर में किंग डंकन को किल कर देता है, उसको मार देता है। लेकिन मारने के बाद उसे बार बार उसके माइंड में जो ब्लड है ना, उसके बार बार में दिमाग में ये आता है कि उसके हाथ जो हैं खून से भरे हुए हैं, है, उसके कपड़े खून से भरे हुए हैं, उसको हर जगह खून ही खून दिखाई देता है। उसको गिल्ट फील हो जाता है कि बाद में कि तूने इसका मर्डर क्यों कर दिया, क्यों मार दिया, उसको हर तरफ खून ही खून दिखाई देता है। ये जो बार बार खून दिखाई देना ही क्या कहलाता है, मोटिव कहलाता है। यही हमारी स्टोरी को आगे डेवलप करने में मदद करता है, उसके मेजर थीम को बताने में हमारी हेल्प करता है, इसको मोटिव बोलते हैं। फिर आता है
पैराडॉक्स। व्हाट इज़ पैराडॉक्स? पैराडॉक्स को हिंदी में हम बोलेंगे विरोधाभास, जिसमें दो अलग अलग स्टेटमेंट को एक साथ रखा जाता है। देखने में ये बेतुकी लगती हैं। A statement that appears to be self-contradictory or illogical but may reveal a deeper truth। देखने में तो ये illogical लगेंगी, लेकिन इसका एक डीपर ट्रूथ होता है। ये नहीं कि बेतुकी दिख रही है तो बेतुकी नहीं, इसका अपना एक मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेस इज मोर, जो चीज़ कम है पढ़ने में कैसे लगेगा, लेस इज मोर, जो थोड़ा है वो ज़्यादा कैसे हो सकता है। सजेस्ट सिंप्लिसिटी कैन बी मोर इफेक्टिव देन कॉम्प्लेक्सिटी। इसका कहने का मतलब क्या है, आप जितना सिंपल होगे, जितना सिंपल तरीके से रहोगे, जितना सिंपल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जियोगे, उतना ही इफ़ेक्टिव आप लगोगे देन कॉम्प्लेक्सिटी। ज़्यादा दिखावा करने वाले लोग ज़्यादा पसंद नहीं आते। जितनी सिंपली तरीके से आप रहते हो, जितनी सिंपली तरीके से आप पहनते हो, खाते हो, पीते हो, उतना ही अच्छा लगता है। ये दो चीज़ें लेस और मोर एक दूसरे की क्या हो गई, पैराडॉक्स हो गई, एक दूसरे की विरोधाभास हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, पैराडॉक्स बोलेंगे। नंबर 10 लास्ट आपकी लिटरेरी टर्म है, जिसको बोला गया है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है जब राइटर कोई भी अपनी स्टोरी लिखने बैठता है, राइटर जब अपनी स्टोरी लिखने बैठता है उसको 3 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है। नंबर 1 इज़ फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 इज़ सेकंड पर्सन, नंबर 3 इज़ थर्ड पर्सन। 3 वे से कोई भी स्टोरी लिखी जाती है। फर्स्ट पर्सन में वो यूज करेगा, कोई भी स्टोरी लिखेगा, जैसे मैं, मुझे, मैंने, इन चीज़ों का यूज करेगा। सेकंड पर्सन में किसका यूज करेगा वो स्टोरी में, तुम, तुम्हें और तुम्हारा। थर्ड पर्सन में किसका यूज करता है, वो, उन्हें, उसे। ऐसे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं स्टोरी लिखने बैठ गई, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जब लिखने बैठूंगी, खुद के बारे में लिखूंगी तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगी। अगर मैं तुम्हारे बारे में लिखने जा रही हूँ स्टोरी, तो मैं कौन से पॉइंट ऑफ व्यू का यूज करूँगी, सेकंड पर्सन का। मैं किसी अदर पर्सन के बारे में कोई स्टोरी, जैसे मैं महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में लिखने बैठ गई, मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखने बैठ गई, ये तो मेरे लिए थर्ड पर्सन हो गए। उनके बारे में जब मैं लिखने बैठती हूँ तो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूँगी, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूँगी। डेफिनेशन देखो, द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच अ स्टोरी इज टोल्ड, जिस पर्सपेक्टिव से स्टोरी बताई जाती है लोगों को, जैसे फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन या लिमिटेड ओमनिसिएंट। फॉर एग्जाम्पल इन द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इसका एक एग्जाम्पल है कि एक डायरी लिखी है, उसका नाम है इन द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एक यंग गर्ल की एक डायरी है जो लिखी गई है, किसने लिखी थी, बाय एन फ्रैंक ने लिखी थी। एन फ्रैंक को तो सब जानते हैं, वो डायरीज लिखती थी। तो द स्टोरी इज़ टोल्ड, जो स्टोरी उसने अपनी डायरी में बताई है, फ्रॉम एन्स पर्सपेक्टिव, उसने खुद के पर्सपेक्टिव से बताई होगी। अगर कोई स्टोरी लिखने बैठता है, वो खुद की स्टोरी लिखता है, तो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा, वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो हर जगह अपनी डायरी में क्या यूज करती है, आई का यूज। आई का यूज क्यों कर रही है, वो खुद के बारे में लिख रही है ना, इसीलिए आई का यूज कर रही है। टू शेयर हर थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपनी खुद की थॉट्स को शेयर करती है, अपनी खुद की स्टोरी को। लोगों उसने क्या क्या, मतलब जिस टाइम पे वहाँ पे वॉर चल रहा था, वो कैसे अपनी फैमिली के साथ रही थी, उसने क्या क्या फील किया था, कितनी उसकी एज थी, अपनी हर तरह की ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, हर फीलिंग्स को वो किसी को बता तो सकती नहीं, इसलिए अपनी वो डायरी में लिखती है अपने फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू के अंडर आते हैं। हम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं। ये जो नीचे के 2 स्टेटमेंट मैंने दी हैं, ये एग्जाम्पल हैं पैराडॉक्स के।
पैराडॉक्स का क्या मतलब मैंने बताया था अभी, विरोधाभास, जब दो अलग अलग चीज़ों को हम एक साथ रखते हैं। जैसे ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। ये किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, उन्होंने कहा है अपने वर्क्स में कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे एनिमल एक जैसी होती हैं, समान होते हैं, बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, लेकिन कुछ एनिमल ज़्यादा इक्वल होते हैं। पढ़ने में कैसा लग रहा है भाई? इसका क्या मतलब है? जब आपने पहले बोला कि सारे एनिमल एक जैसे हैं, इक्वल हैं, समान हैं, तो कुछ एनिमल उनमें से ज़्यादा इक्वल कैसे हो सकते हैं? देखने में लगा ना बेतुका सा। ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। सेकंड, एक और एग्जाम्पल आप इसमें डाल सकते हो, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ रखा है, बंदा क्रूअल भी है और काइंड भी है। तो काइंड है तो क्रूअल कैसे हो सकता है? क्रूअल है तो काइंड कैसे हो सकता है? ये हैमलेट की लाइन है, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। मैं क्रूअल हो सकता हूँ और काइंड भी। दो अलग अलग चीज़ों को, बेतुकी चीज़ होगी भाई, दो बंदा या तो फिर काइंड ही होगा या फिर क्रूअल होगा। क्रूअल होगा तो काइंड कैसे होगा? काइंड होगा तो क्रूअल कैसे होगा? तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? पैराडॉक्स के। ये आपके 10 लिटरेरी टर्म्स आपके सिलेबस में हैं बीए सेकंड सेमेस्टर में। कल आपका पेपर है, क्लास में ये रह गए थे तो आज मैं आपको बता रही हूँ, तो एक लुक इनके ऊपर दे देना, एक पढ़ जाना इनको। ज़्यादा ये टफ नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं, पर पढ़ के चले जाना। कल तुम्हारा पेपर है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छा करके आना। ओके, टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।